हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 6 नंबर टेस्ट होगा जो कि डेली टेस्ट विद डिस्कशन है। इससे पहले 5 नंबर तक हो चुका था, तो आइए आज 6 नंबर के टेस्ट का जो है ना पहले नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिले हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए आप। ऑप्शन ए में दिया हड़प्पा। देखिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद चनहुद्रो हो गया। ये तीनों आपको जो है ना सिंधु सभ्यता के स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। वही देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना आपको 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ये पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। इस बात को थोड़ा याद रखना है। देखिए कहता क्या है आपको, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे ऐसे स्थान है जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। उसमें से देखिए आप गेहूं का अगर जहाँ बोला जाएगा साक्ष्य या प्रमाण किससे प्राप्त होता है हुआ है, तो क्या बोलना है आपको? हड़प्पा से गेहूं का हो गया। उसके बाद स्त्री के नाभि से निकलता हुआ आपको पौधा का प्रमाण, ये भी आपको जो हड़प्पा सभ्यता से मिला। उसके बाद RH-30 जो कि एक कब्रिस्तान है, RH-37 जो कि एक कब्रिस्तान है, ये भी आपको हड़प्पा सभ्यता से इसका प्रमाण मिला। उसके बाद देखिए सभा भवन का प्रमाण भी आपको हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसके अलावा शंख का बना बैल, इसका भी प्रमाण आपको हड़प्पा सभ्यता से मिला। तो मूल क्वेश्चन क्या था? शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने जितना भी स्थान का जिक्र किया हड़प्पा से मिले जाने वाले स्थानों का, उसको आप लिख लेंगे। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बी नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। बी नंबर में चनहुद्रो अभी जस्ट हमने बताया, ये भी आपको पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है। चनहुद्रो जानते हैं आप? चनहुद्रो ये आपको रावी नदी के तट पे है बिल्कुल। यहाँ से आपको जो है लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। किसका? लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। इसके अलावा जो अलंकृत हाथी का प्रमाण मिला है। किसका? अलंकृत हाथी का प्रमाण मिला है। उसके बाद वक्राकार ईंट का प्रयोग मिला है। कंघा, जिससे कि हम लोग बाल जो थकड़ते हैं, वो उसी कंघे की बात हो रहा है। तो कंघा का प्रमाण भी जो आपको चनहुद्रो से मिला। इसके अलावा मनके बनाने वाले जो कारखाना होते हैं, इसका भी आपको प्रमाण चनहुद्रो से मिला है। तो इन सभी को लिख लेंगे। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हमेशा जब भी आपको सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुख्य तौर पर यही पूछा जाता है कि कौन सा स्थान कहां से प्राप्त हुआ है। तो इस सबको याद रखेंगे, लिख लेंगे आप लोग बगल में। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है सुतका गेंडोर आपको जो है ना गुजरात में है। कहाँ पे? भारत में है और गुजरात में है। गुजरात में यहाँ से जानते हैं आप घोड़े के अस्थि का पंजर का मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है आपको सुतका गेंडोर से। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया है बनावली जो कि आपको कहाँ पे है? हरियाणा में बनावली है। और यहाँ से जानते हैं सबसे उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण मिला है। सबसे उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण पूछा जाएगा कहाँ से मिला है, तो आपको बनावली हरियाणा से मिला है। इसके अलावा अगर जहाँ पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता वाला स्थल कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में ही है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। एक का तो आंसर निकल गया, 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा विकल्प गलत है? गलत कथन को चुनना है। देखिए एक तरफ जैन तीर्थकर दिया है, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह दिया है। आप जानते होंगे 24 जैन तीर्थकर हुए हैं। कितना? 24 जैन तीर्थकर हुआ है। 24 जैन तीर्थकर बोलिए या फिर पथ प्रदर्शक बोलिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो देखिए 24 तीर्थकर का आपको नाम याद नहीं रखना, बल्कि 1 से 3 तक का पहला शुरुआत में 1 से 3 तक को रखना है और उसके बाद लास्ट में जो ना 22 से 24 तक को रखना है। 22 से 24 तक को रखना है। इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। देखिए पहला अगर जब बोला जाएगा आपको, पहला आपको जो है ना जैन तीर्थकर कौन थे, तो आपको याद रखना है ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव, जिसका जानते हैं प्रतीक चिन्ह वृषभ या फिर बैल है। क्या है? वृषभ या फिर बैल है। दूसरा अगर जहाँ पूछा जाएगा तो अजीतनाथ। क्या है? अजीतनाथ। इसका अगर जहाँ प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा तो हाथी है। तीसरे नंबर पे अगर जहाँ पूछा जाएगा जैन तीर्थकर कौन है, तो संभवनाथ बोलना है। कौन सा? संभवनाथ बोलना है। और इसका जानते हैं घोड़ा है प्रतीक चिन्ह। क्या है?
गोरा है। उसके बाद देखिए अभी हमने बताया 22 से रखना है, 22 से 24, 22वें तीर्थकर की अगर जहां बात कहा जाएगा तो आपको याद रखना अरिस्टेनोमी। कौन? अरिस्टेनोमी। इसका प्रतीक चिन्ह आपको शंख है। क्या है? शंख है। उसके बाद देखिए 23वें तीर्थकर के बारे में अगर जब पूछा जाएगा तो आपको पार्श्वनाथ हो जाएगा। क्या होगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सांप है। क्या है? सांप है। वही 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है ना महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। इसका प्रतीक चिन्ह आपको सिंह है। तो आप इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो 6 कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, शुरुआत का 3 और लास्ट का 3। समझे? तो आइए देखिए आते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में दिया है सुविधिनाथ। सुविधिनाथ का जो है ना प्रतीक चिन्ह आपको मकर दिया। मकर नहीं, इसको मगर बना लीजिए। समझे ना? मगर। देखिए सुविधिनाथ का क्या? मगर। बिल्कुल ये बात सही है। सुविधिनाथ जो है ना आपको 9वें तीर्थकर है। कितने नंबर के? 9वें नंबर के तीर्थकर है। तो ये बात सही है। ऑप्शन बी में देखिए शीतलनाथ। शीतलनाथ जो है ना आपको 10वें तीर्थकर है। 10वें तीर्थकर है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो आपको वृक्ष या फिर श्रीवत्स है। क्या है? श्रीवत्स, जो कि आपको श्रीवत्स दिया हुआ है। बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ जो है आपको 11वें क्रम के तीर्थकर है। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा तो गेंडा है। क्या है? गेंडा। ये बात भी सही है, दिया हुआ है। उसके बाद देखिए डी नंबर में वसुपूज्य। वसुपूज्य के बारे में अगर जहां बोला जाएगा, यहाँ पे वराह दिया है इसका प्रतीक चिन्ह, जो कि गलत है। वसुपूज्य जो है आपको 12वें नंबर के तीर्थकर है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है आपको भैंसा है। क्या? भैंसा है। वहीं पे देखिए वराह प्रतीक चिन्ह किसका है? वराह जो है आपको 13वें नंबर का जो जैन तीर्थकर है, जिसका नाम है बिमलनाथ। क्या है? बिमलनाथ। 13वें नंबर के जो जैन तीर्थकर है जिनका नाम है बिमलनाथ, इन्हीं का जो है ना आपको प्रतीक चिन्ह आपको क्या है? वराह बोलिए या फिर सुअर बोलिए, दोनों एक ही बात है। इनका है, ना कि आपको वसुपूज्य का। यही बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 3 नंबर में क्या था? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहता है? देखिए मौर्य काल में हमने बताया था, मौर्य काल के बारे में अगर जहाँ पूछा जाएगा तो जानकारी अर्थशास्त्र देता है। कौन देता है? अर्थशास्त्र देता है, जो कि कौटिल्य की रचना है। देखिए मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विधवा को क्या कहा जाता है? अगर जहाँ स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा की बात कहा जाएगा तो उसको छंदवासिनी कहा जाता है। क्या? छंदवासिनी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। वहीं देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया रूपा जीवा। देखिए रूपा जीवा किसे कहा जाता था? मौर्य काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को जो है आपको रूपा जीवा कहा जाता था। ये बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप इसको। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको डी नंबर में दिया गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष और रूपा जीवा, ये दोनों बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए गणिका अध्यक्ष के बारे में अगर जब पूछा जाएगा तो वैश्यालय का जो प्रधान होता था ना, वैश्यालय का जो प्रधान होता है उसी को कहा जाता था, आपको गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। और वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। ये दोनों बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसको आप। उसके बाद देखिए सी नंबर में दिया अनिष्का सिनी। अनिष्का सिनी जानते हैं? अमीर घरों की महिला, या फिर आप कह सकते हैं कि शुभ्रांत, यानी सब घरों की महिला थी, उनको इजाजत नहीं था घर से बाहर निकलने का, तो उसी को आपको कहा जाता था अनिष्का सिनी कहा जाता था। ठीक है। तो इस सब बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहार राजशासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा था? देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर जब बात कहा जाएगा तो इस वंश के संस्थापक आपको जो है वत्सराज थे। कौन से संस्थापक थे? देखिए वही इसके अगर जब महान शासक की बात कहा जाएगा तो मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक थे। आपको मिहिर भोज ने ही जो है आदिवरा की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। वही संस्थापक पूछा जाएगा तो प्रतिहार वंश का, तो आपको वत्सराज बोलना है। ठीक है। तो याद रखना है इस बात को। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? देखिए तमिल बाइबिल आपको जस्ट हमने कल इसके बारे में बताया था। तिरुकुलर को जो है आपको तमिल बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल बाइबिल कहा जाता है। इसकी रचना जो है ना तिरुवल्लर ने किया था। किसने? तिरुवल्लर ने जो है ना तिरुकुलर की रचना की थी। तो याद रखेंगे इसको तमिल बाइबिल कहा जाता है।
तो ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। ऑप्शन सी में देखिए शिल्पाधिकारम, ये क्वेश्चन कल था कि अगर जहाँ पायलों की कहानी के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो आपको हमने कल ये क्वेश्चन था, तो शिल्पाधिकारम, जिनकी आपको रचना जो है आपको इलांगे आदिगल ने किया था। किसने? इलांगे आदिगल ने किया था। ठीक है, इसी में आपको कन्नगी हो गया, उसके बाद आपको कन्नगी, माधवी और कोबलम, इसी के बारे में जो है ना कहानी है यहाँ पे, तो हमने कहानी भी इसको सुनाया था। तो देखिए ऑप्शन डी में क्या है, तोल्कापियम। तोल्कापियम की रचना जो है आपको तोल्कापियर ने किया था, और ये इसको जानते हैं तमिल व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है तोल्कापियम को, और तमिल बाइबिल तिरुक्कुलर को कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किसने किया था? देखिए यह कथन जो है आपको मिनहाज उस सिराज की रचना है, आपको एक तबकात ए नासरी। क्या है? तबकात ए नासरी में जो है मिनहाज उस सिराज ने कहा था कि रजिया में जो है वे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। तो किसने कहा था, कहा जा रहा है, तो मिनहाज उस सिराज ने कहा था। किस रचना में कहा था? तो तबकात ए नासरी में कहा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो है ना आपको देखिए थोड़ा सा इसको पढ़िए। विजयनगर साम्राज्य को ना कई प्रांतों में बांटा गया था। पहले अगर जहाँ पूछा जाएगा तो विजयनगर साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था। किसमें? प्रांत में बांटा गया था। अब प्रांत को जानते हैं क्या कहते थे? प्रांत को कहा जाता था मंडलम। क्या? मंडलम कहा जाता था। उसके बाद प्रांत को बांटा गया था आपको सरकार या जिला में। किसमें? सरकार या जिला में बांटा गया था। सरकार या जिला में बांटा गया था। और इसको जानते हैं आपको क्या कहा जाता है? इसको वल नायडू कहा जाता था। क्या? वल नायडू कहा जाता था। उसके बाद जानते हैं सरकार को जो है आपको परगना में बांटा गया था। किसने? परगना में बांटा गया था। और इसको आपको नाडू कहा जाता है। क्या? नाडू कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं परगना को आपको मलग्राम में बांटा गया था। किसमें? मलग्राम में बांटा गया था। अब मलग्राम को क्या कहा जाता था? मलग्राम जो है ना 50 गांवों का समूह हुआ करता था। 50 गांव का समूह था। ठीक है, इसी को कहा जाता। 50 गांव के समूह को मलग्राम कहा जाता। अब मलग्राम भी जो है आपको बटा हुआ था ग्राम में। किसमें? ग्राम में बटा हुआ था, जिसको आपको ऊर कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? ऊर कहा गया। देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। साम्राज्य जो है ना कई प्रांतों में विभक्त था। साम्राज्य कौन सा? तो विजयनगर याद रखना है, विजयनगर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए प्रांत में बटा था, विजयनगर सर्वप्रथम प्रांत में बटा था, जिसको आपको मंडलम कहा जाता था। उसके बाद प्रांत का विभाजन हुआ किसमें? सरकार में या फिर जिला में, इसको वल नायडू कहा जाता था। उसके बाद सरकार या फिर जिला का विभाजन हुआ था किसमें? परगना में हुआ था। परगना को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। उसके बाद परगना का विभाजन हुआ आपको किसमें? मलग्राम में। मलग्राम क्या होता था? 50 गांव का समूह को मलग्राम कहा जाता था। उसके बाद मलग्राम का विभाजन हुआ किसमें? ग्राम में। ग्राम को क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इतना ही है, इसको आप लिख लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए और जानते हैं सबसे छोटी इकाई ही ग्राम है। सबसे छोटी इकाई विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, जिसको ऊर कहा जाता है। और सबसे बड़ी इकाई प्रांत है, जिसको कि मंडलम कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या था, जिला को क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया वल नायडू। क्या? वल नायडू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? देखिए अकबर ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो है ना अभियान करना प्रारंभ किया 1561-62 में। कब? 1561-62 में साम्राज्य विस्तार को लेकर जो अकबर ने अभियान करना प्रारंभ किया। वहीं पर इन्होंने कश्मीर का अभियान जो है आपको 1585-86 में किया था। कब? 1585-86 में किया था कश्मीर का अभियान। और कश्मीर का उस टाइम शासक हुआ करते थे यूसुफ खां। कौन? यूसुफ खां हुआ करते थे। देखिए ये सब आपको याद रखना है, कहाँ के शासक कौन थे। अभियान जब अकबर कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यूसुफ खां कहाँ के थे? तो जम्मू कश्मीर के थे। 1585-86 ईस्वी में जो अकबर ने यहाँ का अभियान किया था। उसके बाद देखिए आपको बिहार बंगाल की बात कहा जाएगा, तो अकबर ने जो है बिहार बंगाल का जो अभियान किया था आपको 1574-75 में। कब किया था? 1574-75 में किया था। और जानते थे उस टाइम बिहार बंगाल के आपको जो शासक हुआ करते थे दाऊद खां। कौन शासक हुआ करते थे? दाऊद खां।
और दाऊद खां 1575 ईस्वी में जो है ना तुकारई के युद्ध में पराजित किया था। अकबर ने जो है आपको दाऊद खां को पराजित किया था तुकारोई के युद्ध में। 1575 का तुकारोई का युद्ध हुआ था। इसी में अकबर ने जो है ना आपको बिहार बंगाल के जो शासक दाऊद खां थे इनको पराजित किए थे। तो ये क्वेश्चन को याद रखें, अगर जो आपका एग्जाम बिहार के संदर्भ में है तो इस क्वेश्चन को 100% आप याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछने की पूरी की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इससे पहले बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अकबर ने 1567 ईस्वी में जब मेवाड़ का अभियान किया था तो वहां के शासक कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, तो आपको याद रखेगा। तो मेवाड़ के समय उस टाइम शासक कौन थे, तो उदय सिंह थे। कौन, उदय सिंह थे। तो अभी देखिए जस्ट बताया आपको जम्मू कश्मीर में वहां के शासक कौन थे, यूसुफ खां थे। उसके बाद बिहार बंगाल के शासक कौन थे, आपको दाऊद खां थे। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा जो है ना आपको काबुल के शासक थे। कहां पे, काबुल के शासक थे। वहीं देखिए ऑप्शन बी में दिया जानी बेगम। जानी बेगम जो है आपको सिंध के शासक थे। कहां के, सिंध के। इस सबको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आइए ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए टोटल जो है ना 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, और ये जानते हैं तीनों कर्नाटक युद्ध आपको भारत में ही हुआ है। तीनों कर्नाटक युद्ध भारत में हुआ है। और ये जानते हैं युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ है। किसके बीच, फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ है। और जानते हैं इन तीनों युद्ध में फ्रांसीसी का हार हुआ था और ब्रिटिश का जीत हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर जहां बात कहा जाएगा तो यह युद्ध हुआ था 1746 से 48। कब, 46 से 48। और जानते हैं इस युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि, जिसको कि एक्सला सापल की संधि के तहत जो इसकी समाप्ति हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से, कब, 1749 से 54। कब, 49 से 54। और इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में पांडिचेरी के युद्ध के तहत हुआ था। किस युद्ध के तहत, सॉरी, पांडिचेरी संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। वही देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध अगर जहां बोला जाएगा तो 1756 से 63 के बीच हुआ था। 1763 ईस्वी में जो है इस युद्ध की समाप्ति आपको पेरिस की संधि के तहत हुआ था। किस संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत। इन तीनों बात को याद रखेंगे। वहीं अगर जहां पूछा जाएगा आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, यही इसका तात्कालिक कारण था। और तृतीय यहाँ पे पूछा जा रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक को प्रदान किया जाना, यही इसका तात्कालिक कारण था। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। इस सब को याद रखेंगे जितना हमने बताया। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, देखिए आपको याद रखना है लखनऊ में। लखनऊ में जो है 1857 की क्रांति का जो है आपको दबाने का काम किया था आपको कैंपबेल ने। किसने, कैंपबेल ने किया था। और जानते हैं कैंपबेल ने ये लखनऊ में दबाया, लेकिन जानते हैं इससे पहले जो कर्नल नील ने यहाँ पे दबाने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो है आपको कैंपबेल ने दबाया था। तो कहाँ पे मृत्यु हुई था, तो लखनऊ में। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ऑप्शन ए में देखिए दिल्ली दिया है। दिल्ली में जानते हैं आपको निकलसन मारा गया था। 1857 की क्रांति को दबाने के क्रम में निकलसन मारा गया था, और उसके बाद हडसन ने यहाँ पे जो है आपको क्रांति को दबाया था। तो इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए कानपुर, कानपुर का आप में बोला जाएगा कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। किसने, नाना साहेब ने किया था। वहीं कानपुर में जो है विद्रोह को दबाया था आपको कैंपबेल ने। किसने, कैंपबेल ने। वहीं देखिए ऑप्शन डी में दिया इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है आपको जो है ना दबाने का काम किया था आपको कर्नल नील ने। किसने, कर्नल नील ने। और इलाहाबाद से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। तो इस सब बात को याद रखेंगे, लिख लेंगे आप बगल में। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, रामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। देखिए रामधारी आंदोलन जो है आपको पंजाब के क्षेत्र में चलाया गया था। पंजाब के क्षेत्र में यह बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। वही देखिए ऑप्शन ए में दिया भगत जवाहर मल। देखिए भगत जवाहर मल के द्वारा जो है आपको पंजाब के क्षेत्र में कुका आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, कुका आंदोलन। वही देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया जदोनांग। जदोनांग के द्वारा जो है आपको नागा विद्रोह चलाया गया था। कौन सा, नागा विद्रोह चलाया गया था। तो इसको भी लिख लेंगे, याद रखेंगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्बी कमीशन का गठन किया गया था। देखिए वेल्बी कमीशन का गठन जो है आपको 1895 ईस्वी में किया गया था। किसके लिए किया गया था? भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय यानी खर्च की जांच करने के लिए किया गया था 1895 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। आइए 13 नंबर, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? देखिए भारतीय अशांति का जनक आप जानते होंगे आर्य समाज के बारे में। हमने बताया था कि आर्य समाज का संस्थापक आपको कौन है? तो दयाराम सरस्वती है, दयाराम सरस्वती। इससे पहले जानते हैं और दयाराम सरस्वती की जब मृत्यु हो गई तो आर्य समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और वैलेंटाइन सिरोल ने जानते हैं आर्य समाज को भी जो है आपको कहा था क्या? भारतीय अशांति का जनक। और देखिए भारतीय अशांति का जनक इसको कहा और इसी से संबंधित थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भी इन्होंने क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक कहा। किसके दौरान कहा था? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था। किस आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो कि 1905 7 अगस्त 1905 ईस्वी में चलाया गया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। 7 अगस्त को जो हैंडीक्राफ्ट डे मनाया था, हथकरघा दिवस मनाया था। इस सब बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ऑप्शन ए में देखिए होम रूल आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन का जो है आपको 1916 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1916 ईस्वी में चलाया गया। तो वही ऑप्शन सी में देखिए गदर आंदोलन जानते हैं आपको? इसकी स्थापना जो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था अमेरिका के। जानते हैं ये आपको एक्साइज वाला जो आपको बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गदर आंदोलन जो है ना, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो क्या बोल रहा है आप? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में खैरा आंदोलन जो है ना आपको 1918 में चलाया। देखिए खैरा आंदोलन और उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये दोनों आपको जो 1918 में ही चलाया गया था। लेकिन आपको कभी कभी क्रम के अनुसार अगर जो आपको सजाने दिया जाएगा तो पहले देखिए बचपन में क्या पढ़े थे? ओ आ पढ़े थे, पहले ओ आ पढ़े, उसके बाद क ख पढ़े, उसके बाद क ख पढ़े। तो देखिए पहले आ जाएगा अहमदाबाद। क्या आ जाएगा? अहमदाबाद 1918 इसको लिखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया है? उसके बाद खैरा दिया। उसके बाद कोखो पढ़ते हैं तो ख से क्या हो गया? खैरा आंदोलन, ये भी 1918 में। लेकिन आपको पहले ये हुआ था, क्या हुआ था? पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, बाद में आपको खैरा हुआ था। तो इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। सजाने के क्रम में दिया जाएगा तो आपको पहले जो है ना आपको अहमदाबाद मिल मजदूर को आपको रखना है, उसके बाद में खैरा आंदोलन को रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए आपको 14 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना जो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, स्वामी सहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। तो कहां पर? और उसके बाद लखनऊ में ही जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए 15 नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। देखिए आप जानते होंगे कि जालियांवाला बाग जो है ना आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, आपको पंजाब के अमृतसर में। उसके बाद आपको किस दिन हुआ था? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन वहां पे जानते हैं मेला लगता है, काफी भीड़ रहता है मेला में। तो जानते हैं कितने निर्दोष लोग जो मेला देखने गए थे, इस आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं था, फिर भी इस आंदोलन में जो आपको मारे गए थे। तो जानते हैं उसके बाद मारे गए थे तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। तो इसकी जांच के लिए आपको हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। और इस रिपोर्ट से जो है भारत के कांग्रेस के नेता सहमत नहीं थे, क्योंकि इसमें जो है आपको किसी भी चीज को सही नहीं ठहराया गया था। सभी बात गलत था इसमें कि हाँ 100 आदमी मरा गया, जहाँ की आपको 1000-1500 आदमी मारा गया था, वहाँ 100 आदमी की मरने की खबर को सुनाया गया था, जिसके कारण कांग्रेस के लोग इससे सहमत नहीं थे। उसके बाद कांग्रेस ने आपको जो है ना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है ना तहकीकात समिति का गठन किया था। तहकीकात समिति का गठन किया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और इसके सदस्य जो है ना आपको MS जयकर थे, महात्मा गांधी थे और CR दास थे, ये तीनों सदस्य थे। अध्यक्ष थे कौन? मदन मोहन मालवीय। इसी की अध्यक्षता में आपको जो है तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। और जानते हैं इसका प्रारूप लिखने का काम जो है आपको महात्मा गांधी को दिया गया था। तो मूल क्वेश्चन यही है कि रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? क्या बोलना है? महात्मा गांधी। ऑप्शन
ये बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 16 नंबर, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? देखिए हमने बताया था हिमालय को अगर जहाँ आपको भौगोलिक तौर पर बोला जाएगा या फिर प्रादेशिक तौर पर, इसको 4 भागों में बांटा गया। उस किसके द्वारा? बुर्राड के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्राड के द्वारा बांटा गया। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो देखिए आपको ट्रांस हिमालय जो होता है ना, यह उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसे ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आपको काराकोरम रेंज आता है, काराकोरम रेंज को भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही बात हुआ, क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आपको काराकोरम रेंज आता है। आइए 17 नंबर, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? देखिए आपको विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ते होंगे। विंध्याचल पर्वत जो है ना, भारत को जो है ना 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो विंध्याचल पर्वत ही जो है ना, जिसका विस्तार आप जानते हैं, गया मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इन सभी राज्यों में जो है आपको विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। देखिए इसको आपको, देखिए विंध्याचल पर्वत को जो है आपको बिहार में जो है कैमूर हिल कहा जाता है। क्या? कैमूर हिल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। बिहार स्थित कैमूर हिल किस पहाड़ी का हिस्सा है? क्या बोला? विंध्याचल पर्वत का। वहीं देखिए आपको अगर जहाँ गुजरात में बोला जाएगा तो गुजरात में इसको जो जोनूट हिल कहा जाता है। क्या? जोनूट हिल कहा जाता है। बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है और गुजरात में जोनूट हिल कहा जाता है। दोनों को याद रखेंगे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए गौरी गंगा के नाम से आपको शारदा नदी को जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। देखिए ऑप्शन सी में आपको कावेरी नदी, कावेरी नदी जो कि आपको दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसको जो है ना दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या? पवित्रता के कारण, जिस तरह आपको उत्तर भारत के लोग गंगा नदी के पानी का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं, उसी तरह जो है ना दक्षिण भारत के जो लोग हैं कावेरी नदी का प्रयोग जो है ना धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं, जिसके कारण इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वहीं पे आप देखिए ऑप्शन डी में दिया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। याद रखेंगे इस सब बात को। देखिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान देंगे थोड़ा इस पे। पश्चिमी विक्षोभ किस पर्वत की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक? देखिए हमने बताया था पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन क्षेत्रों में जो है आपको पश्चिमी विक्षोभ से जो है आपको ठंडी के दिन में वर्षा होता है। आपको सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है ना ठंडी के दिन में बर्फबारी होता है। तो किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। देखिए ठंडी के मौसम में कौन सा फसल लगाया जाता है? कौन सा? सामान्य तौर पे आप जानते होंगे गेहूं लगाया, तो गेहूं कौन सा फसल है? खरीफ है या फिर रबी है? तो रबी फसल है। तो आपको पश्चिमी विक्षोभ किसके लिए लाभप्रद है? तो रबी फसल के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए ये जलप्रपात जो है ना आपको गोवा में एक नदी है मांडवी नदी। गोवा राज्य में एक नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी पे ही जो है ना आपको वज्रपोहा जलप्रपात पाया जाता है। इसके अलावा मांडवी नदी पर और एक जलप्रपात है जिसको कि दूध सागर कहा जाता है जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में। देखिए दूध सागर और दुग्ध सागर दोनों अलग अलग बात है। दूध सागर की बात कहा जाएगा तो आपको गोवा बोलना है, और दुग्ध सागर की बात बोला जाएगा तो आपको नर्मदा बोलना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है दुग्ध सागर जलप्रपात, और उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात, दोनों आपको नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। इस बात को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद के सी में दिया आपको कावेरी नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए लूनी नदी दिया। लूनी नदी ये नदी जो है आपको कच्छ के रण में क्या होता है? लुप्त हो जाता है। इसको लवणीय नदी भी कहा जाता है। ये नदी आपको जानते हैं, इसको जो इस नदी को आपको राजस्थान में जो है राजस्थान की गंगा कहा जाता है। राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। इस सब बात को याद रखना है। आइए 21 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है? गलत कथन की चुनना। एक तरफ कच्छ वनस्पति स्थल दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। तो देखिए धर्मा कच्छ वनस्पति स्थल जो है ना गुजरात दिया। बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा, गुजरात में नहीं है बल्कि ये उड़ीसा में है। तो यही गलत हो जाएगा। गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी में दिया कुंडापुर कर्नाटक, बिल्कुल सही बात। बैतरना महाराष्ट्र, बिल्कुल सही।
कजुवेली तमिलनाडु, ये भी सही है। ठीक है, तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य। देखिए दुष्प्रभावित बोला जाएगा या फिर आपको लाभान्वित बोलेगा, लाभान्वित भी पूछा जाता है, दुष्प्रभावित भी पूछा जाता है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, जिसके कारण जो है आपको राजस्थान जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित होती है इस परियोजना से। वहीं मध्य प्रदेश जो है आपको क्या होता है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होता है। दोनों बात को याद रखेंगे, दुष्प्रभावित के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। वहीं लाभान्वित के पूछा जाता है तो क्या होता है, राजस्थान हो जाता। आइए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है, गलत कथन को चुनना। देखिए एक तरफ दिया स्थानांतरण कृषि और दूसरी तरफ राज दिया स्थानांतरित कृषि, काटो जलाओ कृषि या फिर झूम कृषि, इसी को कहा जाता है। हमने बताया था आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है जंगल को काट कर जो कृषि की जाती है उसी को आपको झूम कृषि, काटो जलाओ कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इनको जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको देखिए जैसे हमने बताया था पश्चिमी घाट में इसको क्या कहा जाता था, बताइए। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, क्या, कुमारी कहा जाता है। वहीं अंडमान निकोबार में क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता था इसको। हिमाचल में इसको क्या कहा जाता था, इसको खील कहा जाता है, क्या, खील कहा जाता है। झारखंड में कुरबा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में वेबर कहा जाता था। इस सब बात को याद रखना है। तो आइए मिलाते हैं, देखियो क्या, ऑप्शन एक में बेगमा मेघालय में, बिल्कुल बात सही है। बेगमा जो है ना आपको स्थानांतरित कृषि मेघालय में जाना जाता है। ऑप्शन बी में कुमारी, अभी जस्ट हमने बताया पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही। कुरबा, देखिए कुरबा छत्तीसगढ़ दिया, नहीं अभी हमने क्या बताया, कुरबा जो है ना आपको झारखंड में कहा जाता है। झारखंड में जो है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को क्या कहा जाता है, कुरबा कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है दाहिया या देवर कहा जाता है, दाहिया या फिर देवर कहा जाता है। ऑप्शन डी में देखिए क्या, पामलू मणिपुर में, बिल्कुल सही। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। एक नंबर में देखिए क्या दिया, बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, ये बात गलत है। बालाघाट जो है मैग्नीज के खान के लिए जाना जाता है, ना कि आपको हीरा का, तो ये गलत हो जाए। मझगांव मैग्नीज के भंडारण के लिए जाना जाता है, ये गलत हो जाए। मझगांव जो है ना आपको हीरा के खान के लिए जाना जाता है, तो दोनों गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो इनमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइए 25 नंबर, एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है। देखिए हमने बताया था नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में नरोरा कहा जाता है, उसके बाद आपको गुजरात राजस्थान में रावत भाटा कहा जाता है, उसके महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र में तारापुर, उसके बाद कर्नाटक में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा, कैगा। ठीक है, कैगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कलपक्कम का दिया है कर्नाटक, बिल्कुल बताइए सही है, नहीं गलत हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में कहा जाता है, कलपक्कम हो गया, कुडनकुलम हो गया, ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक है। कर्नाटक में जो कैगा आपको नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, गलत कथन को चुनना था। आइए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। कब, 1957 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन में 1957 नहीं दिया गया, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को 1957 बना ले, 1957 ही सही है। ऑप्शन बी में बना लीजिए 54 है, 57 कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। देखिए बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, चितपावन जनजाति किस राज्य की है। देखिए चितपावन जनजाति की अगर जब बात कहा जाएगा तो ये महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये केरल से, कहाँ से, केरल से। 30 नंबर देखिए बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में जो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। आइए 31 नंबर, विकेंद्रीय प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम की मानी जाती है। देखिए एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी एक आदमी के हाथ में जब सत्ता है तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं, और वो एक आदमी अलग अलग आदमी को यह सत्ता बांट देते हैं, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ाया था 1861 में हमने बताया था कि पहले जो है ना मुंबई मद्रास कलकत्ता यहाँ पे जो है ना आपको अंग्रेज के द्वारा ही जो है शासन प्रशासन चलाया जाता था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया कि मुंबई में जो शासन प्रशासन चलाया जाएगा मुंबई के सरकार द्वारा, उसके बाद मद्रास में जो लोग चलाया जाएगा मद्रास के सरकार द्वारा, और कलकत्ता में जो चलाया जाएगा कलकत्ता के सरकार के द्वारा।
तो देखिए विकेंद्रीकरण क्या कर दिया, बांट दिया। अब पहले तीनों में क्या करते थे, अंग्रेज के द्वारा ही चलाया जाता है। तो कौन सा अधिनियम, 1861 का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। वहीं पे आप देखिए भारत शासन अधिनियम 1892 दिया। 1892 में हमने क्या बताया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है। वही प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की प्रणाली की बात कहा जाएगा तो 1919 हो जाएगा। ठीक है, 1919 हो जाएगा। इस सब बात को याद रखना है। आइए 32 नंबर, भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। देखिए धर्मनिरपेक्ष, पहले तो आपको ये याद रखना है, धर्म निरपेक्ष जो है आपको प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का होता है कि देश में जो है कोई भी धर्म नहीं होना, राज्य या देश में किसी भी धर्म का जो है ना लेकर जो है ना आपको कोई भी धर्म को नहीं मानना, एकदम जिसका जो मन है वही धर्म मानिए। तो कहने का मतलब क्या, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 33 नंबर देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 ईस्वी में जो है ना फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके कारण इसको जो है ना फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग की भी कहा जाता है। दिसंबर 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 53 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जानते हैं इसमें जो है ना आपको इसका सदस्य कौन कौन थे। इसका सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे, के एम पनिक्कर थे, उसके बाद फजल अली जो कि अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट आपको 1955 ईस्वी में सौंपा था, 1953 का था। ठीक है, रिपोर्ट कब सौंपा, 1955 में। और कहा गया कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए, जिसके कारण जानते हैं 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो कहा जाता है कि यह गठन की स्थापना कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, दिसंबर 1953 में। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए 34 नंबर, विधि का समान संरक्षण। देखिए हमने कल इसका डिस्कशन किया था और बताया था कि विधि का समान संरक्षण की बात कहा जाएगा या विधि के समक्ष समानता की बात कहा जाएगा। दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। और जानते हैं विधि का समान संरक्षण ये जो आपको कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया। कहां से, अमेरिका से। वहीं विधि के समक्ष समानता की बात कहा जाएगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया। दोनों बात को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं किया। अनुच्छेद दोनों का एक ही है 14, लेकिन अलग अलग देशों से लिया गया। समानता की बात कहा जाएगा तो आपको ब्रिटेन बोलना है, समान संरक्षण की बात कहा जाएगा तो अब अमेरिका बोलना है। तो याद रखना है इस बात को। आइए 35 नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 35 नंबर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था। कब, 1979 ईस्वी में हुआ था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। वहीं अगर जहां प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन पूछा जाएगा तो आपको काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इस सब बात को याद रखना है। 36 नंबर के, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी था। सूचना का अधिकार किस प्रकार का, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका गठन आरटीआई जो कि 2005 में इसका गठन किया गया था। तो याद रखेंगे इस सबको। उसके बाद देखिए समानता का अधिकार दिया गया 14 से 18 आपको बोलना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद बोलना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोल रहा है, अनुच्छेद 32 के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो इस सबको याद रखना है। 37 नंबर देखिए, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 59 में है। किसमें, अनुच्छेद 59 में जो है वर्णित है। वही देखिए अगर आपको दिया ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन बी में देखिए 58 जो योग्यता की बात करता है, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, यही सब का बात करता है। अनुच्छेद देखिए 355 क्या कहता है, ठीक है, राज्य को जो है ना, राज्य को बाह्य आक्रमण से जो है ना बचाने का आपको जो है ना कार्य करेगा केंद्र सरकार। इसका प्रावधान है 355 में। तो याद रखेंगे इस बात। 38 नंबर के, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा कौन आता था। आपदा प्रबंधन के जो जानते हैं आपातकाल की स्थिति प्रधानमंत्री है। जिस तरह आपने देखा होगा जब कोरोना आपातकाल आया था तो उस टाइम सारा डिसीजन जो आपको केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा ही लिया जाता था। तो आपको प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। 39 नंबर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एवं सदस्य के आचरण की
किसके द्वारा जांच किया जाता है? देखिए इसके जांच की बात कहा जाएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। अनुच्छेद 107 आप पढ़ेंगे तो इस बात की जिक्र करता है, तो ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। नहीं, ये बात गलत है, खत्म नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन को चुनना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 41 नंबर, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक की विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकता है? देखिए पहली बार में 3 माह के लिए रोक सकता है, दूसरी बार जो है 1 माह के लिए रोक सकता है, तो टोटल कितना कहा जाता है? टोटल 4 माह के लिए। कितना? 4 माह के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। पहली बार में 3 माह रोक सकता है, दूसरी बार में 1 माह रोक सकता है, टोटल हो गया 4 माह। 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए सीमा शुल्क दिया राज्य सूची, ये बात गलत हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है ना संघ सूची का विषय है, तो यही गलत है। बाकी मजदूर संघ समवर्ती सूची ठीक है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची बिल्कुल सही बात है। आइए 43 नंबर, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था? देखिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है ना आपको कब आया था? 1994 में। कब? 1994 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। वहीं देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया 1952 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसका? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं ऑप्शन बी में देखिए 1972 दिया, 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखें। सी में देखिए 1974 दिया, 1974 में जो है जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। इस सबको भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया था? तो आपको 58वां संविधान संशोधन कौन सा? 58 याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। आइए 45 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए स्वतंत्र भारत की कहा जाए, अगर ऐसे पूछा जाएगा प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1834 ईस्वी में किया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी? मैकाले की अध्यक्षता में। वहीं स्वतंत्र भारत का अगर जहाँ पूछा जाएगा तो MC शीतलवार की अध्यक्षता में किया गया था 1955 ईस्वी में, तो 1955 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर सही। 46 नंबर देखिए, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी खेल का संबंध जो है घुड़दौड़ से। किससे? घुड़सवारी बोलिए, घुड़दौड़ बोलिए, इसी से। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। 47 नंबर देखिए, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? देखिए बेसबॉल जो है ना आपको डायमंड में खेला जाता है। कहाँ पे? डायमंड में खेला जाता है। वहीं ऑप्शन ए में दिया कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। ट्रैक पे क्या होता है? दौड़ा जाता है। ऑप्शन बी में देखिए मैट दिया, मैट पे क्या? कराटा खेला जाता है। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर, डायमंड। 48 नंबर देखिए, प्रति व्यक्ति निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या से जो है ना भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालें। टोटल राष्ट्रीय आय बटे जो है ना कुल जनसंख्या अगर जब भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपको निकल कर आएंगे। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, देश की कुल जनसंख्या। 50 नंबर देखिए, हवाला क्या? हवाला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। 50 नंबर देखिए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? देखिए राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे जो का अंतर जो है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। किसके बराबर? सार्वजनिक ऋण के बराबर। देखिए 50 क्वेश्चन तक था, 50 क्वेश्चन तक का हमने डिस्कशन कर दिया। आज जो है ना टेस्ट नंबर 6 था, तो आइए नेक्स्ट क्लास में जो है ना अगले सेट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।